अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 12 जून 2025 और जुमेरात के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ती में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। गुज़श्ता 24 घंटे के हालात व वाक़यात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट मेरे सामने है और आप में से बहुत से लोगों के सामने है, वो ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े ज़राए अबलाग अखबारात जो है तकरीबन तमाम और उनके टेलीविज़न चैनल अमेरिका के ये मसलसल दावा कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो विद और विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प ईरान के ऊपर हमला आवर हो सकता है। और ऐसा हमला अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान हो सकता है। और अगर ऐसा हमला होगा तो अमेरिका भी इसका हिस्सा होगा। पाकिस्तानियों के जहन में इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश इसलिए भी पाई जाती है कि वो ये समझते हैं, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो है, जो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, अपेरेंटली आज रात 12 तारीख की रात को यहाँ पे मशरक़ वस्ती से पहुंच रहे हैं। उनकी यहाँ पे जो मीटिंग्स हैं उनका भी ईरान के हमले के साथ कोई ताल्लुक़ है और जो उनकी इतनी तारीफ़ की जा रही है मसलसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एज अ स्ट्रॉन्ग मैन, एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। और फिर जब सेंटकॉम के जनरल माइकल कोरेला जो हैं वो मंगल के दिन हाउस सर्विसेज आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, तो शायद इसका ईरान पे एक मुमकिन हमले के साथ कोई ताल्लुक़ है। ये खासी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। इस पे मेरी कोशिश होगी कि एक सब्सटेंटिव वेल थॉट आउट वेल रिसर्च एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखा जाए। एक वर्ड ऑफ वार्निंग और अलर्ट भी मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। मुझे एहसास है कि आप खाली मुझे तो नहीं देखते, आप दर्जनों पॉडकास्टर्स को देखते हैं और अक्सर आप चीज़ों को और आइडियाज़ और एनालिसिस को मिक्स कर देते हैं। मैं आपसे कहूँगा इसको गौर से सुनिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा एनालिसिस बाकी सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है। बहुत से पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स को पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरा उनको अबूर हासिल है, उनको इच्छी बिच्छी पता है, लेकिन वो कई दफ़ा बग़ैर सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग के इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट करते हैं, जिससे बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और चूँकि आप उनको भी सुनते हैं और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप मेरे साथ जोड़ देते हैं। फॉर इंस्टेंस डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको कोई सबस बाग किसी भी स्टेज पे नहीं दिखाए। मैं देखता रहा मुख्तलिफ लोग, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी थे, पॉडकास्टर्स भी थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बेतहाशा पेशन गोइयाँ की, बार बार उन्होंने एक फ़तह की नवीद और उम्मीद जो है वो लोगों को दी। उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैंने भी कोई ऐसी पेशन गोइयाँ जो हैं वो की हुई थी। तो मेरे ईरान अमेरिका इसराइल एनालिसिस तो पाकिस्तान को बहुत गौर से इस हवाले से देखिएगा। इस डेवलपमेंट के अलावा एक और बहुत ट्रेजिक डेवलपमेंट वो है जहां अब से बहुत घंटे पहले हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर एयर इंडिया का एक जहाज़ बोइंग 787 एयरपोर्ट से उठने के थोड़ी देर के बाद ही क्रैश कर गया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर। और ऑल टुगेदर 250 से ज़्यादा मासूम लोग जो हैं इसमें हलाक हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जो उनके रेजिडेंशियल हॉल थे जिनके ऊपर एहतियात गिरा। उस हवाले से भी बहुत सी कंट्रोवर्सी पाई जाती है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेजिडी कि इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है। इसमें ज़िम्मेदारी बोइंग की है जो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन थी, या इसमें हिंदुस्तान के एयर इंडिया की इनकॉम्पिटेंस एंड बैड मैनेजमेंट जो है उस पर भी एक एनालिसिस मैं आपके सामने छोटा सा मुख्तसर जो है मैं रखूँगा। लेकिन ये और इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस फॉर यूट्यूब को खोलें। और जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है आपसे डायरेक्ट रब्ता रखने के लिए, उसका लिंक मैं मसलसल, क्योंकि लिंक के ही ज़रिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सर्चेबिलिटी पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, दुनिया भर में ही बंद हो गई है, उसको आप समझ सकते हैं क्यों बंद हो गई है। तो आप उसको लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं और वो लिंक मैं आपको पिंड ट्वीट्स में भी देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं, गाहे बगाहे मैं उसको ट्वीट भी करता रहता हूं। अब चलते हैं हम सबसे पहले उस इंतहाई डेंजरस ब्रिंक्समैनशिप की तरफ जो इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान में हो रही है, जो एक गेम की शक्ल में हो रही है। और उसके बारे में बहुत से लोगों के जहन में शक है कि पाकिस्तान को जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्टेज पे दी जा रही है, शायद पाकिस्तान का भी उसमें कोई रोल होगा। बहुत से पाकिस्तानियों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो जनरल आसिम मुनीर साहब का जो विज़िट है वाशिंगटन का, उसको इसी पैराहे में, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब कुछ हम फैक्ट्स को देखते चले जाएँ। जनरल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन पहुंच रहे हैं गालिबन मशरक़ वस्ती से 12 तारीख की रात को, आज रात को। लेकिन किसी पाकिस्तानी अखबार में
ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی آفیشیل اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، اگر پہنچ رہے ہیں تو کیوں پہنچ رہے ہیں، ان کو کسی نے بلایا ہے، وہ آفیشیل ہیں، وہ انفارمل ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کامنٹری یا کوئی کامنٹ جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے اخبارات سے نہیں ملتا، وچ از کوائٹ اے ٹریجڈی۔ آن دی ادر ہینڈ ہندوستان کے جو اخبارات ہیں اس میں فار انسٹنس اچھا وہ تو نہیں ملتا، لیکن ایکسپریس ٹریبیون کے اندر اس کی اور پاکستان کے اخبارات میں اس کی خاصی خبر ہے کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ 12 تاریخ کو ایک دن کے ٹرپ پہ متحدہ عرب امارات پہنچا، جس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب جو فورن منسٹر بھی ہیں، اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، اور اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے۔ اب نارمل طریقے سے اس میں جو لکھا جاتا ہے پاکستان کے اخبارات میں کہ مختلف بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر، ریجنل ایشوز پہ، ٹریڈ ایشوز پہ، انویسٹمنٹ ایشوز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور انویسٹمنٹ ایشوز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری بھی آج کل اس کا حصہ ہے، تو اسی قسم کی چیزیں پاکستان کے اخبارات میں لکھی گئیں۔ تاہم جو کمپوزیشن ہے اس ڈیلیگیشن کی کہ پرائم منسٹر کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر، فورن منسٹر، ان کے ساتھ آرمی چیف، فیلڈ مارشل اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی متحدہ عرب امارات پہنچتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ نارمل قسم کا ڈیلیگیشن نہیں ہے، شاید اس کی اس سے زیادہ بڑی کوئی امپورٹنس ہے، خاص کر کے ان خبروں کے نتیجے میں کہ ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس پوری صورتحال کے۔ اب پاکستان کے اخبارات میں جو جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں واشنگٹن، کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے بہت سے اخبارات، ایک نہیں دو نہیں درجن سے زیادہ اخبارات میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ جنرل عاصم منیر 12 تاریخ کی رات کو امریکہ پہنچ رہے ہیں، اور انہیں جو 250th اینیورسری ہے امریکن ملٹری کی جو پیریڈ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو مدعو کیا گیا ہے، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، جن کے اوپر پاکستان کے عناصر کی طرف سے ایک ایسیڈ کا حملہ بھی کیا گیا، جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان کے اسپیشل ایڈوائزر اور منسٹر بھی ان کی کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کامنٹ کیا ہے اس حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے along with ادر سورسز جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کسی بھی قسم کا فارمل آفیشیل گورنمنٹل انویٹیشن جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے واشنگٹن آنے کا نہیں ملا۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ان کو شاید یو ایس پینٹاگون کی طرف سے بھی نہیں ملا، اور یہ کہ ایک پرائیویٹ جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے ایک پارٹی تھرو کی ہے اس 250th اینیورسری کے حوالے سے، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب کے لابسٹ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کر لیا ہے، اور لابسٹ کی پلاننگ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اسی موقع میں فائدہ اٹھا کے ان کی ٹرمپ کیبنٹ کے سیکرٹریز کے ساتھ، یعنی مارکو روبیو کے ساتھ، پیٹ ہیگسیٹ ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے، اور چونکہ وہ یہاں پہ ہوں گے تو سینٹ کام کے ہیڈ مائیکل کوریلا کے ساتھ ان کی ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ تاہم ہندوستان کے اخبارات نے ایسا نہیں لکھا۔ ہندوستان کے ایک سے زیادہ اخبار کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکنز کی ایک ٹرک ہے کہ ان کو بلایا تو گیا ہے 250th اینیورسری میں شرکت کے لیے ایز اے گیسٹ کے طور پہ، لیکن یہاں ان سے امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی، اور ہندوستانی اخبارات کو یہ شک ہے کہ پاکستان کے ملٹری چیف کو، پاکستان کی ملٹری کو امریکہ نے ایک بار پھر اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر انگیج کر لیا ہے، ایمبریس کر لیا ہے with far reaching implications for India's foreign policy and India's strategic policy in the region۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا ہندوستانی اخبارات نے ایک دفعہ پھر چرچا کیا ہے کہ سینٹ کام کے ہیڈ جنرل مائیکل کوریلا نے منگل کے دن جو بریفنگ انہوں نے کی آرم فورسز سروسز جو کمیٹی ہے اس کو انہوں نے وہاں پر انہوں نے پاکستان کی آرم فورسز کی اور ان کی کوآپریشن کی بہت تعریف کی۔ مائیکل کوریلا کی جو کامنٹس تھے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اینٹی ٹیررزم میں امریکہ کا ایک فنومنل پارٹنر ہے، بہت کم ہم نے ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی، لیکن اس کے باوجود ISS خراسان کے خلاف ان کی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے لوگ ہمیں پکڑ کے دیے، جیسے شریف اللہ کو انہوں نے پکڑ کے دیا، اور اس میں انہوں نے ذاتی طور پہ بھی ذکر کیا اس بریفنگ میں جنرل عاصم منیر کا کہ کیسے جنرل عاصم منیر نے پرسنلی ان کو کال کر کے کہا کہ آئی ہیو کاٹ ہم شریف اللہ، اور میں اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خاصی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، یعنی پرائم منسٹر نے نہیں کیا، فارن منسٹر نے نہیں کیا، پاکستان کے کسی اور نے نہیں کیا، آرمی چیف نے خود ہی فیصلہ بھی کر لیا کہ میں نے پکڑ بھی لیا ہے اور میں اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور مائیکل کوریلا کی جو یہ بریفنگ تھی آرم فورسز کانگریس میں، آرم فورسز سروسز کمیٹی کے سامنے، وہاں پر ایران کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی، اور الاباما کے کانگریس مین مائک راجرز جو ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر ایران نیوکلیئر بام کی طرف جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس اس کو راستہ روکنے کے لیے
امریکہ کی ملٹری تیار ہے. اس پہ مائیکل کوریلا نے کہا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں, اور میں نے اس حوالے سے ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت کو اور میں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ دے دیے ہیں. اب اس سے کیا لگتا ہے کہ امریکہ بھی پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے, بٹ ڈونٹ رش ٹو دیٹ ججمنٹ. ابھی میں آپ کو اس کی مختلف کانٹرڈکشنز جو ہیں اس پوری برنکسمین شپ کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان میں ایک نئی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے راؤنڈز ہو رہے ہیں مسلسل نیگوسیشن کے. 5 راؤنڈ میرا خیال ہے ہو چکے ہیں. 6واں جو میٹنگ اور راؤنڈ ہے وہ مسقط میں عمان میں ہونی ہے سنڈے کو, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ انوائے اسٹیو وٹکوف کی ملاقات ہوگی ایران کے فورن منسٹر جناب عباس اراغچی کے ساتھ. اب اگر ایک طرف نیگوسیشن ہو رہی ہے ایران کے ساتھ, تو دوسری طرف ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے کی جو تک ہے وہ کیا بنتی ہے. اس تک کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا سخت ضروری ہے. بدھ کے دن میں ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں تھے, جہاں وہ ایک لے میزریبال میرا خیال اس کو کہتے ہیں, لیس میزریبال لے میزریبال کا انہوں نے دیکھا تھیٹر. وہاں پہ نیو یارک پوسٹ کو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو دیا, جو ایک رائٹ آف دا ونگ ایکسٹریم پبلیکیشن ہے, ریپبلکنس کو سپورٹ کرتی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اس میں یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ مجھے بڑی امید تھی, آئی واز ویری ویری ہوپ فل مینی منتھس اگو, ویری ویری ہوپ فل. آپ کو پتا ہے وہ ویری کے بغیر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو ہی واز ویری ویری ہوپ فل کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ان کی ہو جائے گی. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں انکریزنگلی لیس اینڈ لیس کانفیڈنٹ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لیس کانفیڈنٹ ہوں, کہ میں لیس اینڈ لیس کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی, اور پتہ نہیں کہ ایران کو کیا ہو گیا ہے, اور وہ بڑی ہارڈ بارگین کر رہے ہیں. اینڈ دس از ویری شیمفل. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کو کیا ہوا, ایران کو نہیں ہوا. اصل میں امریکن سائڈ نے اپنی پوزیشن جو ہے اس نیگوسیشن میں کسی حد تک چینج کر لیا, اور کیوں چینج انہوں نے کی ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد آج کا دن جو ہے ایک بار پھر اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے جمعرات کے دن تھرسڈے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا, جس کے بعد بہت ہی کھپ پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں اٹیک ایران, اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ نیگوسیشن کر رہا ہے ایران کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انوائے نے ملنا ہے سنڈے کو, تو کیا اسرائیل امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے امریکہ کی پرمیشن کے بغیر, امریکہ کی کنکرنس کے بغیر, امریکہ کی مدد کے بغیر؟ از اٹ ریئلی پاسبل؟ یہ چیز اسرائیل کے اخبارات کے اندر بھی ڈسکس ہو رہی ہے. ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا اخباری رپورٹرز کو کہ میں نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہی شوڈنٹ ڈو اٹ بیکاز وی ویری کلوز ٹو اے ڈیل, یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے اسرائیلی پرائم منسٹر کو, چونکہ ہم ایک ڈیل کے بہت زیادہ قریب ہیں. اچھا, یہاں پہ ذہن رکھیے, میں ایک اور بھی چیز ڈالیں بہت امپورٹنٹ, کہ نیتن یاہو کی جو مجبوریاں ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں آپ. گزشتہ 24 گھنٹے میں نیتن یاہو کی حکومت ایک بار پھر پارلیمنٹ کنیست کولیپس ہوتے ہوتے جو ہے وہ بچ گئی ان کی اسمبلی. وہ کیسے بچی؟ وہاں پر ایک ملٹری ڈرافٹ اینڈ کنسکرپشن کا بل تھا, جس پہ لگتا تھا کہ حکومت اس کو پاس نہیں کرا سکے گی, کیونکہ ریلیجس جو پارٹیز ہیں اسرائیل کی وہ کہتی ہیں کہ جو ریلیجس ان کے مدرس اسٹوڈنٹس ہیں, جو پارٹیز کے لوگ ہیں, جو ممبرز ہیں, دے شوڈ بی, ان کو امیونٹی ہونی چاہیے کنسکرپشن سے. مزے کی بات ہے کہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اسرائیل کی وہ جنگ کو تو فیور کرتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے فار ریلیجس کنسیڈریشنز. تو اس بل میں اگر حکومت کو ناکامی ہوتی تو پھر نیتن یاہو کی حکومت فال کر سکتی تھی, لیکن 61-52 سے نیتن یاہو کی حکومت یہاں پہ بچ گئی ہے. اگر یہاں پہ ناکام ہو جاتی تو ان کو الیکشن کروانے پڑتے. الیکشن اگر ان کو کروانے پڑیں گے تو نیتن یاہو الیکشن ہار جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی ہار جائیں گے. اور ذہن میں یہ رکھیے کہ اسرائیل میں حکومتیں چونکہ ملٹی پارٹی ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں. یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد بی بی نیتن یاہو کی حکومت نے اتنی دیر سروائیو کیا ہے, اور الیکشن کی تلوار جو ہے وہ بی نیتن یاہو کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے. اگر ایران کے ساتھ کانفرنٹیشن ہو جاتی ہے, ایران کی تباہی ہو جاتی ہے, تو بی نیتن یاہو کو پھر بھی الیکشن نہیں کروانے پڑیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن بھی جیت جائیں. اس ایلیمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن جب ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ ابھی تم نے اٹیک نہیں کرنا ہے, تو اٹیک تم نہیں کر سکتے بیکاز ہماری ڈیل بڑی قریب ہے, تو اس سے اور زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ ساری کی ساری کنفیوژن اس وقت کلیئر ہوتی ہے جب آپ امریکہ کے اخباروں کو چھوڑ کے, یہ بڑی افسوس کی بات ہے, امریکہ کے اخباروں کو چھوڑ کے آپ لیفٹ آف دا سینٹر اسرائیلی پریس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو حارث کے اندر ایک بڑا زبردست انالیسس ملتا ہے, جس کا عنوان کچھ اس قسم سے ہے کہ ٹرمپ از ہولڈنگ اسرائیلی گن ان اسلامک ریپبلک آف ایرانز ہیڈ, یعنی ایران کے کن پٹی کے اوپر ٹرمپ نے اسرائیل کی پستول جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. یہ اس کا عنوان ہے, اور یہ انالیسس سے دعویٰ کرتا ہے کہ ٹرمپ نے منڈے کے دن, سوموار کے دن نیتن یاہو سے فون کے اوپر بات کی, جس میں, اور اس فون کے بعد ایک ٹاپ اسرائیلی آفیشل نے
हारेत्ज को और इसराइली मीडिया को ब्रीफ किया, जिसमें ये पता चलता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि डोंट अटैक ईरान फॉर नाउ, देयर इज नो ग्रीन सिग्नल। बेसिकली जो वर्ड यूज किए हैं इसराइली ऑफिशियल ने, उसने कहा कि देयर इज नो ग्रीन सिग्नल, देयर इज नो ग्रीन लाइट फॉर अटैक ऑन ईरान फॉर नाउ। उसका मतलब क्या निकाला है इसराइली एनालिस्ट ने? उसका मतलब निकाला है कि अभी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर हमारी टॉक्स फेल हो जाती हैं संडे की, तो फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इसराइल को ईरान पे हमला करने के लिए। अच्छा, अब इसका भी एक बैकग्राउंड है इस पूरी कन्फ्यूजन का कि इस तरह की बात क्यों हो रही है। नेतन्याहू ने 2 महीने पहले जब वाशिंगटन के अंदर ट्रंप के साथ आके मुलाकात की, तो नेतन्याहू को उस वक्त एक धचका लगा जब उनको ये पता चला कि ट्रंप और ईरान जो हैं वो एक न्यूक्लियर डील के ऊपर बड़ी सीरियसली बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद आने वाले हफ्तों में दोनों साइड से बड़े पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक जो थे वो इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कौन थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू जो है उसका असल इशू ये नहीं है कि ईरान बम बना लेगा। नेतन्याहू का असल इशू ये है कि ईरान को मिलिटरीली और पॉलिटिकली डिग्रेड करना है। और नेतन्याहू ने 2024 में हमास को भी डिग्रेड कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह को भी डिग्रेड कर दिया, और ईरान के बाजू जो हैं वो कट चुके हैं। बाई दिसंबर 2024 इसराइली इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि अब हम ईरान के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त हमला कर सकते हैं और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके न्यूक्लियर जो साइट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मसला उस वक्त ये था कि जो आउटगोइंग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसराइल को ईरान के ऊपर हमले की इजाज़त बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं थी। और ज़ायनिस्ट लॉबी को ये ख्याल था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो जनवरी ऑनवर्ड्स उनको एक इजाज़त मिल जाएगी, परमिसिबिलिटी होगी ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन जब नेतन्याहू की मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, उसको पता चला कि ट्रंप तो खुद भी हमला करने की मूड में नहीं है, बल्कि वो तो ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करने के चक्कर में है। उसके बाद से मसलसल नेतन्याहू की और इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि उनको ईरान के ऊपर हमला करने का मौका मिले। इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जो जंग हुई है हमास की, हिजबुल्लाह की, सीरिया की, इन तमाम नतीजे में ईरान के जितने एसेट्स और एलाइज थे वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, और इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि अभी अगर ईरान को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसको मिलिटरीली पॉलिटिकली ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो ईरान रीग्रुप कर जाएगा, रिन्यू कर लेगा, दोबारा से उसको सांस लेने का मौका जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब नेतन्याहू जो है अब इसमें एक और चीज़ देखें कि जब चंद दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन है बाय द नेम ऑफ एक्सियस, उसने दावा किया कि जो ड्राफ्ट अमरीकियों ने दिया है ईरान को, उसमें अमेरिकन साइड से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान को लो ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी परमिशन जो है वो दे दी गई है, और इसमें इसराइल में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। सब्सिक्वेंटली जो अब समझ आ रहा है कि इसराइली ग्रुप्स ने अमेरिकन के ऊपर प्रिवेल किया है, और ईरानी उस वक्त बड़े खुश थे। वो ऊपर से तो शोर मचा रहे थे कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनको लगता था कि उनको एक बहुत आइडियल डील मिल रही है, और उसके नतीजे में जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं वो भी उनसे हट जाएंगी। और ईरानी वैसे भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है एज़ पर माई एनालिसिस। ईरानी मसलसल इससे खेल रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए, और वो डिप्लोमेसी के बहुत बड़े मास्टर्स हैं। लेकिन जब प्रेशर आया ज़ायनिस्ट ग्रुप की तरफ से, तो अमेरिकन ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि ईरान जो है वो किसी भी किस्म की एनरिचमेंट नहीं करेगा, और ईरान शुड गारंटी ज़ीरो यूरेनियम एनरिचमेंट। मंगल के दिन में एक और भी डेवलपमेंट हुई, जब वियना के अंदर ऑस्ट्रिया में IAEA के जो 35 मेंबर बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई, जहाँ पर एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया ईरान के ख़िलाफ़, और रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने। और उस रेजोल्यूशन पे वोट सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि रूस ने, चीन ने और एक और मुल्क है उसने उसके ख़िलाफ़ वोट डाला, और 11 कंट्रीज़ वहाँ पे एब्सेंट रहे, 2 ने वोट डाला ही नहीं, कुछ इस तरह से चक्कर था। तो लेकिन फिर भी 18 या 19 वोटों से ये वोट जो है कामयाब हो गया, और उसमें पहली दफ़ा 20 बरस में ये डिक्लेरेशन दिया गया कि ईरान जो है IAEA के साथ उसकी जो कमिटमेंट्स हैं एनरिचमेंट के हवाले से उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। इस स्टेज पे IAEA ने ये तो नहीं कहा कि हम इसको सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएंगे, लेकिन ईरान ने कहा कि सारा का सारा एक पॉलिटिकल मामला है, और सियासी तौर पर ईरान को अंडर प्रेशर जो है वो लाया जा रहा है। अब आपको समझ क्या आती है? अब आपको समझ आती है कि हर तरफ से घेर घार के ईरान को संडे की जो मीटिंग है स्टीव विटकॉफ की और अब्बास अराक्ची की, उसमें ईरान को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है ताकि ईरान अमेरिका को वो डील दे जो अमेरिकन्स और ज़ायनिस्ट को चाहिए। अब इसका होगा क्या? अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ द इसराइली एनालिस्ट, ईरानी भी बड़े मास्टर हैं डिप्लोमेसी के। वो ये असेसमेंट करेंगे कि ये जो थ्रेट है हमले की इसराइल की, ये कितनी वैलिड है। उनको अच्छी तरह से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर जंग नहीं करना चाहते। उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में जब चंद दिन पहले बातचीत हुई थी फ़ोन पे, जिसका मैंने जिक्र किया था, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि वो भी इस ईरान नेगोशिएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन को ये वाजे कर दिया है कि ईरान विल नॉट हैव अ बॉम्ब, और पुतिन ने उससे एग्री किया है कि यस ईरान, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन ने कहा कि हाँ, ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईरान जो है उसको भी बॉम्ब नहीं चाहिए। सो इन सारी सिचुएशंस के रास्ते में ईरान ने असेसमेंट अब ये करनी है कि संडे तक वो ये असेसमेंट करेंगे कि उन पर ख़तरा कितना ज़्यादा है। अगर उनको लगेगा कि वाकई ही ख़तरा है इसराइल के हमले का, और इसराइल डेफिनेटली चाहेगा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि उसको एक परमिसिबिलिटी मिले, ईरान बच कर जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान पीछे हटेगा, ईरान कोई ऐसा डिप्लोमेटिक रास्ता निकालेगा स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची की टॉक्स में, जिससे ये जंग का ख़तरा जो है वो टल जाएगा। ये मेरा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है। मेरी होप भी है कि ऐसा होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि जंग हो, लेकिन किसी भी किस्म की गलती जो है इस ब्रिंक्समैनशिप के अंदर जो है वो हो सकती है। तो लेट्स एक्चुअली सी, संडे तक तो मेरा ख्याल है कि ऐसा हमला जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। सिक्स सेंस मेरी ये है कि ये जंग टल जाएगी, ये जंग जो है नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान कहाँ फिट होता है? नहीं, पाकिस्तान नेसेसरीली ईरान के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता। एक नई थिंकिंग हमें नज़र आ रही है, जिसमें अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ अ वेरी फंक्शनल, रिलायबल प्लेयर इन द रीजन। और जो वो 25 मिनट का इंटरेक्शन है PAF का, उसने दुनिया भर की मिलिट्रीज़ को पाकिस्तानी मिलिट्री की कैपेबिलिटी को रीअसेस करने का मौका दिया। अगर इवन हिंदुस्तानी में, और सबको छोड़ दें, इवन इंडियन एनालिसिस को अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें, तो आपको इस चीज़ का एक एहसास होता है। इस पर फिर भी हम बात करते रहेंगे। अब इस चीज़ के ऊपर आए कि जो एयर इंडिया का बहुत ही ट्रेजिक क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात में, बोइंग 787 का, जो एयरपोर्ट से उठने के चंद मिनट के बाद ही गिर गया। और जहाज़ के अपने अंदर तो पता नहीं 168 170 लोग थे, लेकिन जहाँ वो गिरा है वहाँ भी 50-60 मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके हॉस्टल के ऊपर जहाज़ गिरा, वो भी वहाँ पे उसमें हलाक हो गए हैं। और यूँ ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ये ट्रेजिक जो है हादसा है। इसकी बड़ी दिलखराश वीडियोस देखने में मिली, जहां बहुत से हिंदुस्तानी टूरिस्ट, बहुत से ब्रिटिश टूरिस्ट जो हैं, उन्होंने एयरपोर्ट से फ्लाई करने से पहले अपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपनी वीडियोस भेजी, गुड बाय इंडिया, हम निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं, वी आर टेकिंग अबाउट टू टेक अ फ्लाइट, जैसे कि लोग करते हैं। वो वीडियोस आप इस वक्त ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। उसमें एक हिंदुस्तानी कपल, जिसके 2-3 बच्चे हैं, जिसमें एक IT के एक्सपर्ट हैं, जो 6 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको इमिग्रेशन राइट्स मिल जाए ब्रिटेन में, और अब उनकी बीवी और बच्चों को लेने के लिए आए, जो बीवी उनकी डॉक्टर थी, और अभी सब लोग फ्लाइट कर रहे हैं, और वहाँ से उन्होंने अपनी वीडियो और अपनी तस्वीरें भी रिकॉर्ड की। तो बड़े दिलखराश मनाजर आपको देखने में मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के बहुत से लीडर्स ने इसमें अपने मैसेजेस जो हैं कंडोलेंसेस के भेजे हैं। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की साइकोलॉजी पाई जाती है, कि वो मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने कंडोल नहीं किया या खुशियाँ मनाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि ये जो एक एक्सट्रीम किस्म की फीलिंग पाई जाती है हेट की, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में नहीं है इतनी जितनी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में और बहुत ख़राबियाँ हैं, बहुत पाकिस्तान में मसले मसाइल हैं, लेकिन ये जो नफ़रत की इंतहा है, ये जो RSS ने हिंदुस्तान में पैदा की है, ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए नहीं पाई जाती है। बहरहाल ये पहला, वैसे तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, बोइंग के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी हो रही थी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन सेनेट के अंदर, और 2024 में एक बोइंग ही के इंजीनियर ने वहाँ पे टेस्टिमनी दी कि ये जो बोइंग 787 है, इसके अंदर कुछ इस किस्म के गैप्स हैं इसके सिस्टम की फंक्शनिंग में, कि अगर ये सिस्टम वोर्न आउट हो जाएगा बहुत ज़्यादा फ्लाइट से, तो इसके एक्सीडेंट जो हैं वो हो सकते हैं। वो आपको ट्विटर के ऊपर ऐसी बहुत सी टेस्टिमनी मिल जाती है, बड़ी ग्रूलिंग टेस्टिमनी है। और 2018-19 के बाद, एक्सीडेंट्स के बाद, बोइंग ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक प्ली बार्गेनिंग भी की, जिसमें बहुत से पैसे दिए गए बहुत से इफेक्टिव्स को, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी को उन्होंने अवॉइड किया। तो एक शक ये भी जाता है कि ये 787 जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये जहाज़ जो है वो गिर गया, ये तबाह हुआ, उसका क्रैश हुआ। लेकिन ज़हन में रखना ज़रूरी है कि 787 एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मशीन है। 2011 में ये जहाज़ लॉन्च हुआ है, 14 बरस इसको भी हुए हैं, ये 15 बरस कह रहे हुए हैं, और इसका ये पहला क्रैश है। दूसरी तरफ ऐसे हिंदुस्तानी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस जो है, एक पैसेंजर का नाम आकाश वस्ता है, जिनकी ट्वीट को मैंने रीट्वीट किया, जिन्होंने इसी जहाज़ में 2 घंटे पहले फ़्लाइट करके कहीं से आए,
उन्होंने इसकी वीडियो बनाई कि जहाज़ के अंदर की सूरत हाल कितनी नागुफ्ता बे और कितनी इनकॉम्पिटेंस और मिस मैनेजमेंट है। उसकी चीज़ें काम नहीं कर रही, मुख्तलिफ ख़राब है, वीडियोस काम नहीं कर रही, जो भी उसके हालात हैं सीटों के। और उससे एक तासुर ये भी है कि शायद एयर इंडिया ने जहाज़ को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। जब भी जहाज़ ऐसा क्रैश होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कई महीने कई साल लगते हैं, और बहुत दफ़ा यही पता चलता है कि पायलट एरर था, मेंटेनेंस इशू था। ये बर्ड सकिंग का तो यहाँ जिक्र नहीं हुआ, इस किस्म का मामला है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट सामने आता है, और उसमें एक वजह ये भी होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बहरहाल अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत ही ट्रेजिक ये इंसिडेंट्स है, लेकिन ज़्यादा मेरे जहन में पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें एयर इंडिया की मेंटेनेंस का इशू जो होगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।